Hello aspirants, welcome to all of you in PCS Warzone initiative of UPPSC Prelims 2025 Forensic Analysis in Volume 3rd Geography। उम्मीद करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। जैसे हमने फर्स्ट वॉल्यूम में हिस्ट्री का एनालिसिस किया था, सेकेंड वॉल्यूम में हमने पॉलिटी का फॉरेंसिक एनालिसिस किया था और आज हम वॉल्यूम थर्ड में ज्योग्राफी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और उनका जो एनालिसिस था वो पसंद आया होगा। और उसी कड़ी में ये आज वॉल्यूम थर्ड है ज्योग्राफी, जिसमें हम ज्योग्राफी का पूरा चीरहरण करेंगे कि 2025 या 24 पिछले एक दो सालों में यूपी पीसीएस का क्या पैटर्न रहा है ज्योग्राफी को लेकर। इसका बहुत बड़ा वेटेज रहा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलके हाफ ऑफ द पेपर कवर करते हैं। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के मुताबिक, तो आप कट ऑफ तो आराम से ऐसे ही निकाल ले जाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप इसे बहुत सही तरीके से करेंगे, जैसे आपको इनका फोरेंसिक एनालिसिस करके समझाया जा रहा है। तो चलिए आज का जो फोरेंसिक एनालिसिस है वॉल्यूम थर्ड ज्योग्राफी का बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खुश रहना भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिकोडिंग द एग्जामिनर्स माइंड बिहाइंड एवरी ज्योग्राफी क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी बहुत ही हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में उभर के आया है। जैसा हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको बताया गया था, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 24 क्वेश्चन यानी कि 16% के करीब ये पेपर का कवर कर रहे थे। लेकिन जो ज्योग्राफी है उसमें 25 क्वेश्चन आए थे जो अप्रॉक्सीमेट 16 से 17% कवर कर रहे थे। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि ज्योग्राफी का वेटेज इन दोनों से भी ज़्यादा रहा। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला कि पहले क्या होता था कि एग्जामिनर पूछता था कि ये जगह कहाँ है या वो जगह कहाँ है, इस टाइप से पूछता था। लेकिन अब उसका एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पुटअप करने का सिनेरियो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे को ये भी पता हो कि वो वहाँ उस जगह पर क्यों है और उसका क्या मतलब है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो वहाँ वो कहाँ है। अब ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करने से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग भी समझना चाहता है कि वो वहाँ उस जगह पर क्यों है या उसका वहाँ उस जगह पर होना क्या इम्प्लाई करता है। तो उसी हिसाब से ये एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दो सालों में। चलिए, वही सेम जो जैसा हिस्ट्री और पॉलिटी में रहा वही ज्योग्राफी में भी ट्रेंड उभर कर आया है। चलिए देखते हैं। पहले क्या होता था, रिवर का नाम पूछते थे, लेकिन अब पूछा जाता है कि व्हाई डज द रिवर फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है ना। फिर पहले आपको माउंटेन्स को, पहाड़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता था। अब आपसे पूछा जा रहा है मैच माउंटेन्स विद जियोलॉजिकल फीचर्स। फिर विच द पावर प्लांट, पहले ये था, लेकिन अब पूछा जा रहा है आपसे मैच पावर प्लांट्स विद स्टेट्स एंड इन्फर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब आपको पावर प्लांट्स को उनके राज्यों के साथ मेल करना है और उनका मेल करने के बाद आपको एनर्जी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझना है। फिर है, पहले लोकेशंस को मेमोराइज करना पड़ता था, अब उनके स्पैटियल रिलेशनशिप्स को समझना है। ठीक है ना, कि स्पैटियल रिलेशनशिप मतलब वो ज्योग्राफिकली वहाँ पर क्यों लोकेटेड है, क्या रीज़न है कि वो वहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ से किस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, तो या वहाँ पे क्या रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है कि वो चीज़ वहाँ पे लोकेटेड है। सिर्फ खाली लोकेशंस को मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा। फिर स्टैटिक ज्योग्राफी, अब आपका स्टैटिक के साथ करंट और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मेजर शिफ्ट हर टाइप के क्वेश्चंस में उभर के आया है 2025 में। तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि 2026 का जो यूपी पीएससी होगा उसमें भी वो यही ट्रेंड फॉलो करेंगे, क्योंकि एक बात तो जाहिर है कि कभी भी ये ह्यूमन हिस्ट्री का
एक पॉसिबल सिनेरियो रहा है कि वो कभी भी अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स पे नहीं लौटते, वो और अच्छे से अच्छा और या फिर जो करंट है उस पे ही मौजूद रहते हैं। तो वो इसमें और ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के मामले में, लेकिन वो पीछे तो जाने से रहे। ठीक है ना, तो आप यही मान के चलिए। और हाँ, इस बार यूपीपीएससी 2025 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का पैटर्न रहा, वहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भरमार रही। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी और अब ज्योग्राफी में भी यही हाल रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की, जो हम आपको करवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत हाई रही, जिसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 8 क्वेश्चंस आए। इंडियन ज्योग्राफी के 7 आए, ये भी बहुत हाई रहा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 आए, ये मॉडरेट रहा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 3 आए हैं, ये बढ़ रहा है, हो सकता है इस बार और ज़्यादा आ जाए। मैपिंग और लोकेशन के 2 आए हैं। मतलब ये आप मान के चलिए कि मैपिंग और लोकेशन से रिलेटेड तो इतना ही वेटेज रहेगा, 2 या 4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, मिनिमम इतना तो रहेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिनिमम तो इतना रहेगा, बढ़ सकता है लेकिन। ठीक है ना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिनिमम तो इतना रहेगा ही रहेगा, बढ़ सकता है। और इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी एक आधा क्वेश्चन और बढ़ सकता है, बाकी मिनिमम तो इतना रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए द 4 पिलर्स ऑफ ज्योग्राफी क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट एवरी ज्योग्राफी क्वेश्चन वाज बिल्ट अराउंड वन ऑफ दिस 4 पिलर्स। ठीक है ना, ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो इन्हीं 4 स्तंभों पे खड़े थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक, स्पेटियल थिंकिंग, क्या आप उन लोकेशंस को विजुलाइज कर सकते हैं कि जो आपसे पूछी जा रही हैं कि वो वहाँ क्यों हैं, कैसे हैं, उनसे किस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है और किन रॉ मटेरियल्स की वजह से वो चीज़ वहाँ पे हैं, तो उनकी लोकेशन को आप विजुलाइज कर सकते हैं। ये स्पेटियल थिंकिंग के तहत ज्योग्राफी के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है आपका कंसेप्चुअल ज्योग्राफी। डू यू अंडरस्टैंड ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस। कंसेप्चुअल ज्योग्राफी पूछी जा रही है कि जितने भी ज्योग्राफिकल प्रोसेस हो रहे हैं क्या आप उन्हें समझते हैं, तो वो आपसे पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद रिसोर्स ज्योग्राफी पूछी जा रही है, वही जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ गई। कैन यू कनेक्ट इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड लोकेशंस। ठीक है ना, ये रिसोर्स ज्योग्राफी में आ गई। क्या आप इंडस्ट्रीज, मिनरल्स और उनकी लोकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। करंट इंटीग्रेशन, कैन यू लिंक स्टैटिक ज्योग्राफी विद कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, मतलब आपको स्टैटिक को करंट अफेयर के सिनेरियो से जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन अब ऐसे ही फ्रेम किए जा रहे हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पर क्वेश्चन बेस्ड होकर आते हैं, तो वो इन्हीं चारों स्तंभों को फॉलो कर रहे हैं। तो आयोग इन्हीं के तहत अपने क्वेश्चंस को अब पुटअप कर रहा है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी और आपको ट्रेंड भी इसी हिसाब से होना पड़ेगा अगर आपको यूपीपीएससी क्लियर करना है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 1 है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एक आया था वहाँ पे क्वेश्चन 2025 में। पेपर ने पूछा था टू करेक्टली मैच न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मेमोराइज कर लेंगे। लेकिन जैसा आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया गया था, मेमोराइजेशन ठीक है, कुछ लोगों की मेमोराइजेशन पावर अच्छी होती है, मेरी भी है, लेकिन ये मुझे भी वक्त के साथ पता चल गया कि मेमोराइज रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो एग्जामिनर जो है वो आपकी इस क्वेश्चन के माध्यम से एनर्जी ज्योग्राफी टेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर को ये समझना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड where they are. Why are nuclear power plants located where they are? क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लोकेटेड है वहाँ पे जहाँ पर वो हैं, क्यों है, किस वजह से वो वहाँ पे लोकेटेड है। भाई कुछ खास रॉ मटेरियल्स, कुछ खास पॉसिबिलिटीज़ के चलते ही तो उन पावर प्लांट्स को वहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो ये आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। उसके बाद वाई आर कोस्टल लोकेशंस प्रेफर्ड इन सम केसेस। कुछ केसेस में जो कोस्टल लोकेशंस होती हैं उन्हें तरजीह दी जाती है, ऐसा क्यों। वाई डू यूरेनियम अवेलेबिलिटी, कूलिंग वाटर एंड सिस्मिक स्टेबिलिटी मैटर। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ लोकेशन लॉजिक नहीं है, वो लोकेशन लॉजिक है, वो सिर्फ लोकेशन मेमोरी नहीं है। मतलब सब कुछ सिर्फ मेमोराइज करके नहीं चलना है, आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। चलिए, हिडन कंसेप्ट ये है
कि आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी डिमांड कहाँ है, फ्यूल की अवेलेबिलिटी कहाँ है, कूलिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कहाँ फॉलो किए जा रहे हैं, और उस हिसाब से लोकेशन का सिलेक्शन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप लॉन्ग टर्म में इंटरकनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। किसी भी क्वेश्चन को जब आपने सामने देखेंगे तो आप अपने माइंड में जो आपने पढ़ा होगा उसे कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ों को, उस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये है कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग कैगा कर्नाटका में है, प्रिपेयर कीजिए कि कैगा कर्नाटका में है और ये वहाँ वेस्टर्न घाट्स में है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी नेटवर्क है, इस हिसाब से याद कीजिए। तो आपके इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि मतलब वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ आ जाए, ठीक है ना, तो आप उसे कर पाएंगे। चीज़ों को इंटरकनेक्टेड करके चलना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था टेरा रॉक्स सॉइल का, तो वहाँ पे कैंडिडेट को आइडेंटिफाइड करना था रीजन जो टेरा रॉक्सा सॉइल से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, टेरा रॉक्सा ब्राज़ील में है, ये मेमोराइज जो उन्हें रटा हुआ होता है, लेकिन आपको इसे इंटरकनेक्ट करना है। वो कैसे? देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि वोल्केनिक रॉक्स हैं बेसॉल्ट से, फिर उनकी वेदरिंग होती है, फिर टेरा रॉक्सा सॉइल आता है, वो कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, और ये ब्राज़ीलियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये प्रोसेस बेस्ड ज्योग्राफी है, कोई फैक्चुअल ज्योग्राफी नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसे हमने कैसे एनर्जी बेस्ड ज्योग्राफी से रिलेट करके उसका आंसर निकाला था, और यहाँ पे हमने जब किया तो हमने सॉइल का सिर्फ उसे रटा नहीं कि वो टेरा रॉक्सा ब्राज़ील में है, हमने उसका पूरा चीरहरण कर दिया कि वहाँ वॉल्केनिक रॉक्स हैं, बेसॉल्ट होता है, उसकी वेदरिंग होती है, टेरा रॉक्सा सॉइल होता है, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, और ये ब्राज़ील एग्रीकल्चर से ब्राज़ील के लिए अच्छा है। तो ये प्रोसेस बेस्ड ज्योग्राफी हमने पूरा उन्हें पॉइंट्स को इंटरकनेक्टेड कर दिया, ठीक है ना। तो ये अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है वनस्पत मेमोराइजेशन की, जो लॉन्ग टर्म में काम आएगी। ऐसा इंटरकनेक्शन करते हुए चलने से फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से इंटरकनेक्ट करके उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखिए फ्यूचर ट्रेंड ये है कि सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चर्नोजेम पे, लोएस पे, पोर्टजोल पे, लेटराइट पे, ब्लैक कॉटन सॉइल पे, ठीक है ना, और तरजीह दी जाएगी उनकी फॉर्मेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे। तो सॉइल का एक क्वेश्चन तो पक्का हर साल आ रहा है, ये तो कंफर्म्ड है। तो लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका 2025 से चेंज हो गया है, तो अब आपको चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। तो वहाँ कोई भी सॉइल पूछ ली जाए आप उसका आंसर निकाल लीजिएंगे, और आपको ये सिखाया भी जाएगा प्रॉपरली तरीके से कि चीज़ों को कैसे इंटरकनेक्ट करते हुए अपने आंसर पे पहुंचना है आपको। चलिए फिर एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे सेल्वास, द पेपर टेस्टेड नॉलेज ऑफ सेल्वास फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा था बच्चे के बारे में कि उसे पता है कि क्लाइमेट को कैसे कनेक्ट करना है रेनफॉल से, फिर वहाँ पे क्या वेजिटेशन होगी, फिर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसे है, और ये अमेजोन बेसिन में है। तो जो करेक्ट आंसर है वो नेचुरली तौर पे आपका निकल के आ जाएगा अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए फिर एक क्वेश्चन आया था ब्राज़ील की ज्योग्राफी को लेकर। तो ब्राज़ील जो है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल यूपीएससी और यूपीपीएससी थीम्स, ठीक है ना, जैसे वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, रिवर्स, ठीक है ना, फिर आपका क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी। तो इन सब से रिलेटेड वो आपका कोई भी कंट्री उठा के, सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं हो सकता है, इस बार ब्राज़ील उस टाइम ब्राज़ील पूछ ले, इस बार कुछ और पूछ ले, वो आपसे वहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकता है। तो हो सकता है ब्राज़ील की जगह साउथ अमेरिका को कोई दूसरा कंट्री ले जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद है, वहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में, मिनरल्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि इस बार उसने पूछ लिया था, पिछली बार उसने पूछ लिया था 2025 में ब्राज़ील को लेकर, साउथ अमेरिका का जो कंट्री है। हो सकता है इस बार वो नॉर्थ अमेरिका से उठा के पूछ ले, हो सकता है वो एशिया में से उठा ले कोई, हो सकता है वो इंडिया में से उठा के पूछ ले। तो आपको तैयार रहना है, लेकिन सारी चीज़ों को आपको इंटरकनेक्टेड करते हुए चलना है हर टॉपिक को, ऐसे ही जैसे हमने ऊपर सीखा, ठीक है ना। चलिए फिर एक क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी को लेके। देखिए
ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्या वही क्लाइमेट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को आपको याद करना था। तो आपको पता होना चाहिए था कि जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्लाइमेट है, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, वो सब आप अगर इंटरकनेक्टेड करते तो वहाँ भी आंसर आप आसानी से निकाल ले जाते। चलिए आगे देखिए। फिर कोल फील्ड्स को लेकर आया था। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, झारिया, रानीगंज, तलचर, सिंगारेनी, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं, तो स्टूडेंट इसे मेमोराइज कर लेते हैं। लेकिन सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। ठीक है ना। जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है वो कहाँ पे, मतलब किस किस रीजन में, किस किस रीजनल बेल्ट में कौन कौन सी इंडस्ट्री कैसे लोकेटेड है, किस लिए फेमस है, उसे उस हिसाब से याद करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आपका एक क्वेश्चन आया था रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। ठीक है ना। जो पीछे वाला था ही, उसमें आपको देखना है कि कोल की मौजूदगी कहाँ है। फिर थर्मल पावर, कोल है तो थर्मल पावर के लिए अच्छा है, स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने आप डेवलप होंगे, और ये सब होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तो वही बात आ गई, आपको चीज़ों को इंटरकनेक्टेड करते हुए चलना है। अब इस चीज़ की आदत डाल लीजिए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो 2026 का जो पेपर आएगा वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये सिर्फ आप यूपी पीसीएस ही फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी स्टेट पीसीएस भी, और यूपीएससी तो खैर शुरू से ऐसी चीज़ें फॉलो करता है, तो वो रोट लर्निंग पे विश्वास नहीं रखता। तो बाकी स्टेट पीसीएस भी अब धीरे धीरे इसी उस पर आ रहे हैं। यूपी पीएससी तो आ चुका है। तो अगर अब आपको अपनी सफलता निश्चित करनी है तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, वरना बिना इसके आपका पेपर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। चलिए उसके बाद जो हिडन थीम्स देखी गई वो यही है। तो पहला तो आपका यही है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से कनेक्ट करना है। फिर एक थीम लिखी गई है कि मैपिंग, अब सिर्फ मैपिंग को कर लेना ही काफ़ी नहीं है। हर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन का एक कंसेप्ट, एसोसिएटेड कंसेप्ट होता है, जैसे कैगा, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है ना। तो आपको ये पूरा इंटरनेट करके चलना है। ठीक है ना। खाली इतना कर लेना कि हाँ कैगा कर्नाटका में, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा वो देखना पड़ेगा कि कैगा है, कर्नाटका है, वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है। ठीक है ना। दूसरी फिजिकल थीम ये देख लीजिए कि क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर रीजनल बेल्ट का या उस कंट्री का, वहाँ पे वेजिटेशन क्या है, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इकोनॉमी। ठीक है ना। आपको इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम पीसीएस वॉरजोन के माध्यम से कराई भी जाएगी। आपको इसी तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आने वाले टाइम में बहुत जल्द। वर्ल्ड ज्योग्राफी वापस आ चुका है। देखिए ब्राज़ील से पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेज़न, ग्लोबल सॉइल्स, इंटरनेशनल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो अब वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी पूछा जा रहा है। अगर 25 में 5 क्वेश्चन आए थे तो पूरे चांसेस हैं कि इतने तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है 8 भी आ जाए। ठीक है ना। मैक्सिमम 8 तक आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है, वरना मिनिमम 5 तो है ही। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी बढ़ रही है। ठीक है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आप देख लीजिए कि क्वेश्चन इंक्रीजिंग, जैसे मिनरल्स आ रहे हैं, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एग्रीकल्चरल रीजन्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। 3 आए थे तो इस बार आप लेके चल लीजिए कि हो सकता है 5 आ जाएं, जैसे बढ़ता ही जा रहा है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है ना। फिर वही बात आ गई, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड का जो परसेंटेज रहा है वो 40% रहा है। पिछले लेक्चर्स में जो हिस्ट्री और पॉलिटी का आपको फोरेंसिक एनालिसिस कराया गया था, उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया गया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का ही जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ भी हुई है, 40% स्टेटमेंट बेस्ड रही हैं। फिर मैच द फॉलोइंग का शेयर। ठीक है ना। मैपिंग देख लीजिए आप, इतनी रही है, कंसेप्चुअल बढ़ रहा है, और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन का शेयर अब इतना नहीं रहा है जो पिछले सालों में रहा करता था। ठीक है ना। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी कराई जाए। ठीक है ना। इसी हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देके, मैच द फॉलोइंग देके, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड मैपिंग, और उसमें कुछ डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे आपके, तो आपको उसी हिसाब से पूरी तैयारी कराई जाएगी। और आपको
तैयारी भी ऐसे ही करनी है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। चलिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th और जीसी लियोंग, इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग एटलस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th और करंट अफेयर्स, और मैपिंग के लिए वही आप ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट ब्लैक स्वॉन एटलस इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन सभी टॉपिक्स की पूरी तैयारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैपिंग, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आपका जीसी लियोंग भी से भी रेफरेंस लिया जाएगा, आपका एटलस भी इस्तेमाल की जाएगी, और मेन जो हमने एनालाइज करते वक्त देखा है ज्योग्राफी को, वो ये देखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। तो इसीलिए एनसीईआरटी देखिए बेसिक है, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से उसका जो गेस्ट है एनसीईआरटी का वो कराया जाएगा, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी आप जो अपना सोर्स पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करिए, वो भी बेहतर है। लेकिन आपको एनसीईआरटी जो कि एक जो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके माध्यम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलिए, अब 2026 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है? आपको ज्योग्राफी पढ़नी है रिलेशनशिप्स के थ्रू। सिर्फ आइसोलेटेड फैक्ट्स को आपको मेमोराइज नहीं करना है। आपको ये पूछना है, जैसे कि आपको ये पूछना है कि ये पहाड़ वहाँ क्यों है, ठीक है ना, ये क्रॉप वहाँ पे क्यों उगती है, ये इंडस्ट्री वहाँ पे क्यों लोकेटेड है, और ये इस टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे एग्जिस्ट क्यों करता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनिंग करके, क्वेश्चन को क्वेश्चनिंग करके, ठीक है ना, डबल क्रॉस करके आपको अपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तभी आपकी कंसेप्चुअल और रीजनिंग बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी चेन्स को डेवलप कीजिए, जैसे मॉनसून है, रेनफॉल है, सॉइल है, क्रॉप है, इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करना है आपको। प्रैक्टिस करिए स्टेटमेंट एलिमिनेशन, ठीक है ना, कि हर चैप्टर के लिए अपना अलग से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बनाइए। कि जैसे ब्लैक, यहाँ पे दे रखा है कि ब्लैक सॉइल रिच होती है नाइट्रोजन में, तो इस और कीजिए कि ब्लैक सॉइल ऑर्गेनिक उसमें रिच होती है या पुअर होती है। उसे ऐसे स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बेस्ड स्टेटमेंट्स पे फ्रेम करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेटर सॉल्व के लिए कीजिए कि ये फॉर्म होती है अंडर हैवी रेनफॉल या नहीं होती, इस हिसाब से कीजिए। कॉफ़ी प्रेफर करती है टेरारोक्सा या नहीं करती, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड करना, ये अब यूपीपीएससी का जो करंट स्टाइल है क्वेश्चन फ्रेम करने का, उसे दिखाता है, और इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, एटलस को कीजिए, सिर्फ एटलस को पढ़िए नहीं, हर लोकेशन को पढ़ते वक्त देखिए कि ये कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, डोमिनेट करती हैं, यहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हैं। इस हिसाब से आपको, जब आप एटलस भी पढ़ेंगे तो आपको हमारे चैनल पीसीएस वॉर जोन के माध्यम से इस टाइप से प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपको एटलस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए, आज का लेक्चर ज्योग्राफी का फॉरेंसिक एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना कमेंट करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार करेगी। जहाँ कहीं आप लोगों के द्वारा सुधार करने की या करेक्शन करने की बात कही गई तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, उस पर त्वरित संज्ञान लिया जाएगा। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अब इस सीरीज़ को, जो ये फोरेंसिक एनालिसिस की सीरीज़ है, हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इसी महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आपके जो ये 4 महीने हैं अगले, ठीक है ना, आपका जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपकी जो 4 महीने के दिसंबर में पेपर है, तो उससे पहले आपको पूरी तैयारी करा दी जाए। इसलिए ये आपकी अभी इसी महीने जुलाई में कंप्लीट कर दी जाएगी, जैसे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि पेपर कैसे आ रहा है, उस पूरी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी में लग सकें। और बहुत जल्द हमारे बहुत सारे नए इनिशिएटिव हमारी टीम की तरफ से
आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिना आपकी सपोर्ट के ये हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस पीसीएस वॉर जोन को हर घर तक, हर बच्चे तक, हर उस बच्चे तक जो एक अपने ड्रीम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहा है और वो अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए तत्पर है, उस तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसे सपोर्ट कीजिए। हम और हमारी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ आपके लिए रात दिन लगी हुई है कि आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ कि अब यूपी पीएससी 2026 का पेपर कैसा आएगा उसके लिए तैयार किया जा सके। तो खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत होगी तो अच्छी तैयारी होगी। इसलिए सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और अगले लेक्चर के लिए हम बहुत जल्दी उसे भी अपलोड कर देंगे, ताकि ये इस जुलाई महीने से पहले पहले ये आपका फॉरेंसिक एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। चलिए, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय।